पुराना मेंशन एक शांत पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। ये एक भूली हुई जगह थी जो साए और कई सालों की खामोशी में लिपटी हुई थी। उसकी खिड़कियां थकी हुई आंखों जैसी थीं, जो नीचे धुंधली घाटी को घूर रही थीं। आज रात उन खिड़कियों में से एक में एक अकेली रोशनी जल रही थी। ये एक कमजोर, टिमटिमाती हुई रोशनी थी। एक घर में जिंदगी का एक छोटा सा निशान जो अपनी सांसें रोके हुए लग रहा था। ये मनीष कुमार का नया घर था, एक ऐसी जगह जिसे उसने अकेलेपन के लिए चुना था। वह एक लेखक था, 35 साल का आदमी, और उसे उम्मीद थी कि खामोशी उसे वे शब्द ढूंढने में मदद करेगी जो वह खो चुका था। लेकिन मेंशन की अपनी कहानियां थीं, अपनी फुसफुसाहटें थीं, और वे उसे अंधेरे में ढूंढने लगी थीं। मनीष अपनी भारी लकड़ी की डेस्क पर बैठा था। दीपक की रोशनी दीवारों पर अजीब आकृतियां नचा रही थी। घर पुराना था, बहुत पुराना। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमराहट करती थीं। बाहर हवा एक अकेली आह जैसी लग रही थी, जो संपत्ति को घेरे हुए चीड़ के पेड़ों में सरसराहट कर रही थी। वह यहाँ अपने अतीत से बचने आया था, शोरगुल वाले शहर और उन यादों को पीछे छोड़ने जो उसे परेशान करती थीं। वह एक नई कहानी लिखना चाहता था, एक नई शुरुआत। लेकिन अतीत एक ऐसी जगह नहीं है जिसे आप बस छोड़ सकें। वह आपका पीछा करता है, एक शांत छाया की तरह, सही पल का इंतजार करता है कि वह रोशनी में आ जाए। मेंशन अपनी लंबी अंधेरी गलियारों और खाली कमरों के साथ इन इंतजार करती यादों के लिए एक आदर्श मंच जैसा लग रहा था। दुनिया के इस हिस्से से उसका संबंध गहरा था, जो उसके बचपन के धूप भरे दिनों में जड़ें जमाए था। यहीं पर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल से मिला था। यहीं पर वह लूसी से भी मिला था। वे तीनों अभिन्न थे, उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। राहुल साहसी था, हमेशा उनके साहसिक कारनामों का नेतृत्व करता था। लूसी धूप जैसी थी, उसकी हंसी पहाड़ियों में गूंजती थी। और मनीष वह शांत पर्यवेक्षक था जो उसे दूर से प्यार करता था। उन्होंने देवदार के पेड़ों की छांव में राज और सपने साझा किए थे। कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी खुशहाल दुनिया लाखों टुकड़ों में बिखर जाएगी। मेंशन सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह उस खोए हुए समय के लिए एक कब्र थी। अब सालों बाद मनीष खुद को उसी जगह पर वापस पाता है जहां ये सब शुरू और खत्म हुआ था। यहाँ की हवा यादों से भरी हुई थी, चीड़ की सुइयों और गीली मिट्टी की एक मीठी तीखी खुशबू। उसने बड़े धूल भरे कमरे में चारों ओर देखा। उसने उखड़े हुए वॉलपेपर, कोनों में जाले और भारी पर्दे देखे जो दुनिया को बाहर रखते थे। उसे एकांत चाहिए था, अपने लेखक के अवरोध और अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए एक शांत जगह। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई और घर अपनी पुरानी कराहों में बसता गया, उसे एक अलग तरह की उपस्थिति महसूस हुई। ये सिर्फ अकेलापन नहीं था, ये कुछ और था, कुछ देख रहा था, कुछ इंतजार कर रहा था। मेंशन की फुसफुसाहटें शुरू हो रही थीं। अजीबोगरीब बातें टेलीफोन से शुरू हुईं। ये एक पुराना, काला, घुमावदार रोटरी फोन था जो हॉलवे में एक छोटी सी मेज पर रखा था। जब से वो आया था, ये काम नहीं कर रहा था। लाइन डेड होनी चाहिए थी। लेकिन एक रात जब बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, तो ये बजा। आवाज तीखी और तेज थी, घर की खामोशी को चीरती हुई एक चीख की तरह। मनीष जम गया, उसका दिल सीने में धड़क रहा था। कौन कॉल कर रहा होगा? ये नंबर उसके पास है, ये कौन जानता था? हिचकिचाते हुए वो ठंडे हॉलवे में चला गया और भारी रिसीवर उठाया। पहले तो सिर्फ स्टैटिक था, एक दूर के गुस्से वाले समुद्र जैसी आवाज। वो फोन रखने ही वाला था कि एक आवाज क्रैकल में से आई। ये धीमी थी, लगभग एक फुसफुसाहट। मनीष, क्या ये तुम हो? उसका खून ठंडा पड़ गया। वो उस आवाज को जानता था। उसने इसे 10 साल से नहीं सुना था, लेकिन वो इसे कभी नहीं भूलेगा। ये लूसी थी। ऐसा नहीं हो सकता, लूसी जा चुकी थी। वो वहां खड़ा रहा, शब्दहीन, फोन को अपने कान से कसकर दबाए हुए। लूसी, उसने वापस फुसफुसाया। उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। लाइन स्टैटिक से भर गई और फिर एक धीमी, उदास आह। इससे पहले कि वो एक और शब्द कह पाता, लाइन डेड हो गई। वो अंधेरे हॉलवे में खड़ा रह गया, अपनी ही तेज सांसों की आवाज सुन रहा था। हैरान मनीष ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये एक मजाक था। ये एक क्रॉस्ड वायर, एक तकनीकी गड़बड़ी, टेक्निकल ग्लिच, एक निर्दयी मजाक होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कौन करेगा? लूसी के साथ उसके अतीत के बारे में सिर्फ राहुल जानता था।
और राहुल कभी इतना निर्दयी नहीं होगा। कुछ रातों बाद ये फिर हुआ। इस बार उसके मोबाइल फोन पर एक पाठ संदेश टेक्स्ट मैसेज था। स्क्रीन एक अज्ञात नंबर, अननोन नंबर से सूचना नोटिफिकेशन के साथ जल उठी। संदेश छोटा था, सिर्फ 2 शब्द, क्यों मनीष। वो स्क्रीन को घूरता रहा। एक ठंडी दहशत उसकी रीढ़ की हड्डी में फैल गई। ये अलग था। ये ज्यादा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, ज्यादा व्यक्तिगत, पर्सनल था। ये एक आरोप, एक्यूजेशन जैसा लगा। कॉल्स और संदेश, मैसेजेस ज्यादा बार बार आने लगे। कभी कभी ये लूसी की आवाज होती थी, धीमी और दुख भरी, पुराने फोन के स्टैटिक से उसका नाम पुकारती हुई। दूसरी बार ये एक पाठ संदेश टेक्स्ट मैसेज होता था, हर एक पिछले से ज्यादा बेचैन करने वाला, अनसेटलिंग। तुमने मुझे छोड़ दिया, एक में लिखा था। तुमने मुझे बचाया नहीं, दूसरे ने कहा। उसे रातों से डर लगने लगा। जिस खामोशी की उसे चाहत थी, वो अब एक डरावनी प्रतीक्षा, टेरिफाइंग एंटिसिपेशन से भर गई थी। क्या वो पागल हो रहा था? क्या एकांत, आइसोलेशन उसके दिमाग से खेल रहा था? या कुछ और हो रहा था? कुछ कब्र, ग्रेव से परे, उसके अपराध बोध भरे अतीत, गिल्ट रिडन पास्ट की परछाइयों, शैडोज से उस तक पहुंच रहा था। हवेली अब खाली नहीं लग रही थी। ये अदृश्य आरोपियों, अनसीन एक्यूजर्स से भरी हुई लग रही थी। यातना सहन न कर पाने पर मनीष ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसे एक स्पष्टीकरण ढूंढने की बेताब जरूरत महसूस हुई, कुछ ठोस जिसे वो पकड़ सके। उसने धूल भरे कमरों की तलाशी ली, पुराने संदूक निकाले और भूले हुए अलमारियां खोली। अटारी में कीड़ों द्वारा कुतरे गए कंबलों के ढेर के नीचे छिपा हुआ उसे एक छोटा लकड़ी का संदूक मिला। अंदर उस अंतिम गर्मी की उसकी पुरानी चीजों का संग्रह था, जो उसके माता पिता ने पैक करके रख दी होंगी। उनमें से एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। ये उसकी अपनी डायरी थी, जो उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण साल के दौरान रखी थी। उसे याद भी नहीं था कि ये मौजूद थी। उसे खोलते ही उसके हाथ कांप गए। पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और उसमें उसकी अपनी युवा लिखावट भरी हुई थी। जैसे ही उसने पढ़ा, यादें तेजी से वापस आ गईं, तेज और दर्दनाक। उसने राहुल के साथ अपनी दोस्ती और लूसी के लिए अपने अनकहे प्यार के बारे में लिखा। उसने नदी के किनारे उनकी गुप्त मुलाकातें, घास के मैदानों में पिकनिक और उनके किए गए वादों का वर्णन किया। और फिर वो अंतिम प्रविष्टियों पर आया। स्याही थोड़ी फैली हुई थी, जैसे आंसुओं से। उसने दुर्घटना के दिन के बारे में लिखा था। वो एक तूफानी दोपहर थी। वे तीनों नदी के किनारे अपनी पसंदीदा जगह पर गए थे, एक ऐसी जगह जहां बारिश के बाद पानी तेज और गहरा बहता था। डायरी की प्रविष्टि ने सिहरन भरी स्पष्टता के साथ दृश्य का वर्णन किया। लूसी ने एक फिसलन भरे, काई से ढके लकड़ी के तने पर चलकर नदी पार करने की हिम्मत की थी, जो एक अस्थायी पुल का काम करता था। राहुल ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन वो हंसी थी। उसकी आत्मा हमेशा साहसी थी। मनीष बस देखता रहा, प्रशंसा और डर के मिश्रण से जड़। उसे याद आया कि वो उसे देखकर मुस्कुराने के लिए मुड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। फिर वो फिसल गई। डायरी में उसकी घबराहट, उसे तेज बहाव में गिरते हुए देखने का दृश्य, उसका हाथ उसकी ओर बढ़ता हुआ, सब विस्तार से लिखा था। उसने अपनी खुद की हिचकिचाहट, पानी का डर, हिलने की अपनी असमर्थता के बारे में लिखा। राहुल बिना सोचे समझे कूद गया था। उसे तक पहुंचने के लिए शक्तिशाली बहाव से लड़ रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नदी बहुत तेज थी। उसने उसे बहा दिया, उफनते भूरे पानी में। मनीष की डायरी वहीं खत्म हो गई। उसने उस दिन के बाद एक भी शब्द नहीं लिखा था। उसने बस अपनी जिंदगी के उस अध्याय को बंद कर दिया था। इसे अब पढ़ते हुए उसने एक दशक से जिस अपराध बोध को दबा रखा था, वो एक सुनामी की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने सिर्फ देखा नहीं था, उसने उसे असफल किया था। उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। डायरी उसकी कायरता का एक प्रमाण थी, उसकी सबसे गहरी शर्म का एक लिखित स्वीकारोक्ति। डायरी की खोज के साथ हवेली में अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गईं। घर उसके नए अपराध बोध पर जैसे पल रहा था। उसके अंदर के उथल पुथल को एक जीता जागता डरावना सपना बना रहा था। उसे डरावने सपने आने लगे। उन सपनों में वह हमेशा नदी के किनारे लौट जाता था, किनारे पर खड़ा रहता था। वह लूसी को पानी में देखता था। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती थीं। उसका हाथ उसकी ओर बढ़ता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके होते थे, जैसे जमीन में धंसे हुए हों। वह उसका नाम चिल्लाने की कोशिश करता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती थी।
वह ठंडे पसीने में जाग जाता था। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसके कमरे की खामोशी सपने से भी ज्यादा डरावनी थी। फुसफुसाहटें अब सिर्फ टेलीफोन तक सीमित नहीं थीं। उसे घर के अंदर भी वे सुनाई देने लगीं। एक खाली कुर्सी से एक धीमी आह, ऊपर के गलियारे से धीमी रोने की आवाज। कभी कभी उसे अपनी आंखों के कोने से कुछ पल के लिए दिखता था, सफेद रंग की एक झलक, जैसे कोई पोशाक एक कोने के चारों ओर गायब होती हुई। उसने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। यह हवा थी, ये पुराना घर बस जम रहा था, ये उसका थका हुआ दिमाग उसके साथ खेल कर रहा था। लेकिन देखे जाने का, परखे जाने का एहसास लगातार और घुटन भरा था। हवेली अब कोई शरण नहीं थी, ये उसकी जेल बन गई थी। एक शाम वह अपनी डेस्क पर काम कर रहा था, खुद को लिखने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, जब उसकी लैपटॉप स्क्रीन अचानक काली हो गई। एक पल बाद काली स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में एक शब्द दिखाई दिया, कायर। मनीष ने अपनी कुर्सी पीछे धकेली, लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसकी सांसें गले में अटक गईं। ये कोई खराब तार या उलझा हुआ कनेक्शन नहीं था, ये एक सीधा व्यक्तिगत हमला था। ऐसा लग रहा था जैसे घर, तकनीक, उसके आसपास की हवा भी उसके खिलाफ हो गई हो। सब उस एक भयानक सच्चाई को दोहरा रहे थे जिसे उसने इतने लंबे समय से अपने दिल में छुपा रखा था। उसे शुद्ध डर की एक लहर महसूस हुई। वह वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो रहा था। जो असली था और जो उसकी पीड़ित कल्पना का एक अंश था, उनके बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो गई थी। जो लेखक प्रेरणा के लिए पहाड़ियों में आया था, वह अब अपनी ही बनाई हुई डरावनी कहानी में फंसा हुआ था। फर्श की हर चरमराहट, बाहर पत्तियों की हर सरसराहट एक नया खतरा थी। लूसी की आत्मा अब सिर्फ एक याद या फोन पर एक आवाज नहीं थी, वह असली लग रही थी। घर में एक लगातार दुखद उपस्थिति। उसे किसी आत्मा ने नहीं, बल्कि अपनी ही असफलता ने डराया हुआ था। एक असफलता जो अब अपनी एक डरावनी जिंदगी ले चुकी थी। मनीष इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। नींद न आने वाली रातें और लगातार डर उसे तोड़ रहे थे। एक बेबस पल में उसने अपना दूरभाष उठाया और केवल उस व्यक्ति को बुलाया जो समझ सकता था, केवल वही व्यक्ति जो उस दिन वहां था। उसने राहुल को बुलाया। उसके मित्र ने दूसरी घंटी पर उत्तर दिया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, मनीष की व्याकुल स्थिति के विपरीत। मनीष ने पूरी कहानी कह सुनाई। हवेली, मृत दूरभाष से अजीब कॉल, संदेश, अंधेरे में फुसफुसाहट। उसे उम्मीद थी कि राहुल इसे पागलपन कहकर खारिज कर देगा, लेकिन उसके मित्र ने धैर्य से सुना, बिना किसी रुकावट के। जब मनीष ने समाप्त किया तो दूसरी ओर थोड़ी देर चुप्पी रही। मनीष, राहुल ने अंत में कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। कोई प्रेत नहीं है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अपना मन परेशान कर रहा है। राहुल ने तब कुछ ऐसा बताया जिसने मनीष की दुनिया को हिला दिया। उसने बताया कि लूसी की एक छोटी बहन थी जो एक स्थानीय रेडियो केंद्र पर काम करती थी। उसने हमेशा मनीष को दोषी ठहराया था, यह मानते हुए कि वह और कुछ कर सकता था। राहुल को संदेह था कि शायद उसे मनीष का नया नंबर मिल गया था और वह उसे परेशान करने के लिए रेडियो केंद्र से अपनी तकनीकी कुशलता का उपयोग कर रही थी। वह एक पुराना आवृत्ति परिवर्तक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का उपयोग कर रही है, राहुल ने समझाया। वह तुम्हारे दूरभाष पर प्रसारण कर सकती है, शायद तुम्हारे लैपटॉप में भी हस्तक्षेप कर सकती है। यह विचार प्रेत के विचार जितना ही डरावना था, लेकिन यह तर्क संगत भी था। यह अलौकिक घटनाओं के लिए एक वास्तविक दुनिया का स्पष्टीकरण था। राहुल ने एक योजना सुझाई। कल रात पहाड़ी के ऊपर पुराने रेडियो केंद्र पर मुझसे मिलो, उसने कहा। अगर वह इसके पीछे है तो हम उसे पकड़ लेंगे। बाहर एक तूफान आ रहा था, जो मनीष की आत्मा में तूफान का आईना था। हवा हवेली के चारों ओर गूंज रही थी, खिड़कियों को गुस्से वाली आत्माओं की तरह खड़खड़ा रही थी। हफ्तों में पहली बार मनीष को आशा की एक किरण महसूस हुई। वह पागल नहीं हो रहा था, एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण था, और राहुल की मदद से वह आखिरकार इसका सामना कर सकता था। वह रात सबसे खराब थी। ऐसा लगा जैसे घर को पता था कि वह अपना रहस्य जानने के करीब था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, परछाइयां गहरी हो गईं। उसे अपने नाम की आवाज कमरे के हर कोने से सुनाई दी। आरोपों का एक समूह। उसे आसमान में चमकती बिजली में लूसी का चेहरा दिखाई दिया। बाहर तूफान उग्र था और उसके अंदर अपराध बोध का तूफान उग्र था। लेकिन अब एक फर्क था। वह अब केवल डरावनी घटनाओं का शिकार नहीं था, उसका एक उद्देश्य था। वह रेडियो केंद्र जाएगा। वह अपने कष्ट के स्रोत का सामना करेगा, चाहे वह एक प्रेत हो, एक शोकाकुल बहन हो,
या उसके अपने सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में। अगली रात मनीष घुमावदार बारिश से भीगी सड़कों से होकर रेडियो स्टेशन तक गया। ये सबसे ऊंची चोटी पर एक छोटी एकांत बिल्डिंग थी। उसका प्रसारण टावर अंधेरे तूफानी आसमान के खिलाफ एक अकेली लाल बत्ती की तरह टिमटिमा रहा था। राहुल पहले से ही वहां था, प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। साथ में वे अंदर गए। स्टेशन शांत था, हवा में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की गूंज भरी हुई थी। एक छोटे से प्रसारण कक्ष में उन्हें वह मिली, लूसी की बहन, एक युवा महिला जिसकी आंखें वैसी ही उदास थीं, डायल और स्विच के एक जटिल कंसोल के सामने बैठी थी। जब उसने उन्हें देखा तो वह हैरान नहीं लगी, बस पराजित। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अपनी बहन की मौत पर उसका दुख और गुस्सा सालों से सड़ रहा था। ये सब मनीष पर केंद्रित था। वह उसे माफ नहीं कर सकती थी कि वह खड़ा रहा जब उसकी बहन डूब गई। जब उसे पता चला कि वह वापस आ गया था तो उसने उसे वही यातना महसूस कराने का फैसला किया जो वह जी रही थी। पुराने रेडियो उपकरण के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वह हवेली में मृत टेलीफोन लाइन पर संकेत भेज रही थी और उसके मोबाइल पर संदेश भेज रही थी। फुसफुसाहटें, उसके लैपटॉप पर शब्द, ये सब वही थी। यह गहरे दर्द से पैदा हुई प्रतिशोध का एक निर्दयी, सोचा समझा कृत्य था। यह एक मानवीय भूतिया कहानी थी। जैसे ही मनीष ने सुना, उसे गुस्सा महसूस नहीं हुआ, उसे दुख का एक गहरा एहसास हुआ। उसने युवा महिला को देखा और वही दर्द देखा जो वह खुद अंदर लिए हुए था। उसका गुस्सा सिर्फ उसके अपने अपराध बोध का एक प्रतिबिंब था। उसे तब एहसास हुआ कि वह उसके डर का असली स्रोत नहीं थी। असली भूत उसकी अपनी निष्क्रियता की स्मृति थी, वह शर्म जिसे उसने अपने अंदर इतनी गहराई से दफन कर रखा था। उसकी बनाई हुई भूतिया घटनाओं ने केवल उन फुसफुसाहटों को आवाज दी थी जो पहले से ही उसकी अपनी आत्मा में थी। हवेली भूतिया नहीं थी, वह था। वह अपने भूतों को अपने साथ अपने खाली कमरों में ले गया था। वह लूसी की बहन के पास गया। उसने उसकी आंखों में देखा और 10 सालों में पहली बार उसने सच्चाई जोर से कही। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं डर गया था, मुझे कुछ करना चाहिए था, मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। मैं हर दिन उस असफलता के साथ जी रहा हूँ। स्वीकारोक्ति के उस पल में उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। वह उसकी माफी नहीं मांग रहा था, बल्कि अपनी खुद की। वह आखिरकार त्रासदी में अपनी भूमिका को स्वीकार कर रहा था। निष्कर्ष एक प्रतिशोधी महिला को दंडित करने या एक आत्मा को भगाने के बारे में नहीं था। ये सच्चाई का सामना करने और आत्म क्षमा की लंबी, शांत यात्रा शुरू करने के बारे में था। रेडियो शांत हो गया और उसके दिमाग में भूत भी।